ईरान में एक बार फिर से न्यूक्लियर हलचल तेज हो गई है। कुछ ऐसा हुआ है कि ईरान के अंदर खाने इस कदम को लेकर आवाज़ें भी उठने लगी। खबर ऐसी भी है। और लेबनान में कुछ बवाल हुआ है, जिसके बाद अमेरिका के ख़ास एनवॉय को अपना दौरा छोड़कर बोरिया बिस्तर समेटकर लेबनान से निकलना पड़ गया है। कहा जा रहा है इसमें हिजबुल्लाह का भी लिंक है, जो हंगामा जो बवाल हुआ इसमें। और तीसरी खबर है, यमन के कंट्रोल वाले हुथीस के जो एरिया हैं वहाँ पर इसराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हम बाइबिलिकल प्लेग की बारिश कर देंगे। इसका ताल्लुक फ़िरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से है और कहा गया है, धमकी में इशारा दिया गया है कि यमन के बच्चों को भी छोड़ा नहीं जाएगा, वो भी बमों का निशाना बनेंगे। ऐसा इस बयान को लेकर चर्चा हो रही है। अहम खबरें हैं तीनों, एक एक करके आपके सामने रखेंगे और कुछ गज़ा की तस्वीर भी। सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान में न्यूक्लियर हलचल आखिरकार कैसे मच गई है। तो खबर आज की ये है 27 अगस्त की पहली, कि न्यूक्लियर हलचल जो तेज़ है उसकी वजह यह है कि ईरान में IAEA के इंस्पेक्टर्स फिर से पहुंच गए और बाकायदा इसका अप्रूवल जो ईरान की टॉप सिक्योरिटी बॉडी है उसने दिया है। और इसकी इत्तला किसी और ने नहीं, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान अब्बास अराक्ची ने दी है। आप मेहर न्यूज़ एजेंसी की हेडलाइन देख लीजिए 27 अगस्त की। IAEA इंस्पेक्टर्स बैक इन ईरान फॉर रिफ्यूलिंग बूशहर प्लांट। इनका जो बूशहर प्लांट है, कहा गया है ये सब उनके लिए आए हैं, लेकिन मुखालिफ मीडिया को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ पढ़ा समझ में आएगा। हमेशा प्रो मीडिया को मत पढ़िए, वरना चीज़ें निकलकर सामने नहीं आती हैं। खैर, हम दोनों ही मीडिया को पढ़ रहे हैं और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसे हम बिल्कुल आपके सामने ट्रांसपेरेंटली रखते हैं। ईरान में IAEA के इंस्पेक्टर्स की वापसी पर फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि यह कदम मुल्क की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी के साथ हुआ और इसका मकसद बूशहर न्यूक्लियर प्लांट में फ्यूल बदलने यानी फ्यूल स्वैप की निगरानी करना था या है। अराक्ची ने जोर देकर कहा कि अभी तक IAEA के साथ किसी भी तरह के एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉपरेशन के फ्रेमवर्क पर कोई आखिरी समझौता नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि जून में हुए इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद मुल्क की पार्लियामेंट की तरफ से जो कानून पेश हुआ उसी का पालन किया गया IAEA को यहाँ आने की एंट्री देने की इजाज़त में। इसी के तहत सभी IAEA के मुआयनों के लिए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी ज़रूरी है, इसलिए ये ली भी गई। जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उन्होंने इस कदम का सपोर्ट किया और कहा कि इंस्पेक्टर्स की वापसी नए कानून के मुताबिक है। अब समझिए, हालांकि कुछ बड़े रुख वाले पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं यानी सांसद हैं, उन्होंने इस फैसले की कड़ी मजम्मत की है कि IAEA को आपने क्यों आने दिया। ईरान के एक MP हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है, उनका नाम है अमीर हुसैन सबैती। उन्होंने कहा है कि अगर IAEA के साथ नए समझौते का दस्तावेज सही है तो ये अगली जंग की गारंटी है। मतलब अगर वो ये कहते हैं कि आप समझौता अगर कर रहे हैं IAEA के साथ तो जंग होनी ही होनी है, इस बात को लिख कर रख लो। कामरान गजानफरी ने भी कहा कि इंस्पेक्टर्स की वापसी पार्लियामेंट के कानून की खिलाफ वर्जी है। ये ईरान के अंदर से उठ रही आवाज़ें हैं, ये ईरान इंटरनेशनल में छपा है। अब्बास अराक्ची ने इन फिक्रों को खारिज करते हुए कहा कि अभी कोई आखिरी मॉडलिटी समझौता नहीं हुआ। कुछ टेक्स्ट साझा हुए हैं और ऐसी हालत और टेक्स्ट साझा हुए हैं और जो है कुछ और बातें हुई हैं, लेकिन कोई ड्राफ्ट जो है उसे आखिरी जामा नहीं पहनाया गया। जो दस्तावेज़ पार्लियामान जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने बताए वो कोई आखिरी या फुली सपोर्ट वाला दस्तावेज़ नहीं है, हमने उस पर मोहर नहीं लगाई है। अभी शुरुआत में हम देख रहे हैं, तेल देखो तेल की धार देखो। IAEA के जो चीफ हैं राफेल ग्रॉसी, उन्होंने मंगल को इस बात को कंफर्म किया था कि एजेंसी के इंस्पेक्टर्स ईरान में वापस आ गए हैं और मुआयने फिर से शुरू होने वाले हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ईरान के कॉपरेशन को
अगस्त के आखिर तक यूएन सेटबैक सैंक्शंस लागू करने के फैसले से जोड़ रहे हैं, जिसे अभी तक ईरान नाजायज़ मानता है या बताता आ रहा है। कल E3 के साथ ईरान की एक मीटिंग हुई जेनेवा में, और ये कहा गया कि तुम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या कर रहे हो, हमें ब्यौरा दो। ईरान ने वहां कहा कि नहीं हमारा पीसफुल प्रोग्राम है। पता ये चला कि ईरान कुछ लचक दिखा सकता है, और आज ये खबर आती है कि IAEA के इंस्पेक्टर्स ईरान पहुंच गए हैं। तो ईरान के अंदर से आवाज़ें, कहा जा रहा है, कथित रूप से, कंफर्म नहीं लेकिन इन्हें सुना जाना चाहिए, कहा जा रहा है कि आवाज़ें पार्लियामेंट के ही कुछ मेंबर्स उठा रहे हैं कि आप अभी इन्हें ब्यौरा दोगे। हाँ, इसमें एक और ब्यौरा भी देना है कि जंग के पहले न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की हालत क्या थी, अगला दस्तावेज ये देना होगा, और जंग के बाद उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की हालत क्या है, और ऐसे में क्या होगा, हमारे सारे राज उन तक फाश हो जाएंगे। अगर यूरेनियम बचा है तो उन्हें फिर पता चल जाएगा, और अगर नहीं बचा है तो भी पता चल जाएगा। इराक में सद्दाम हुसैन ने यूएन से मुआयना करवा के क्या किया, ये क्लियर किया कि हमारे पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, और जब ये पता चल गया तभी ईरान पर हमला हुआ। IAEA ने भी यही कहा था 2 महीने पहले कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। हाँ, वो बना सकता है लेकिन अभी नहीं बना रहा। जब ये कंफर्म हुआ कि ईरान के पास बम नहीं है तब हमला हो गया। इसी से शायद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो घबरा रहे हैं कि अगले हमें और डिटेल्स देनी होगी, फिर हमारे सारे राज चले जाएंगे इसराइल के पास, और फिर आपको पता है क्या होगा। अगली खबर लेबनान से है। पहली खबर लंबी हो गई, इसे छोटा करके बता देता हूँ। टॉम बैरक कैंसल्स साउथ लेबनान विजिट एमिड कॉल्स फॉर प्रोटेस्ट। टॉम बैरक जो है वो अमेरिका के खास एनवॉय लेबनान और सीरिया के लिए मुकर्रर हैं, जैसे विटकॉफ गजा के और मिडिल ईस्ट के लिए। टॉम बैरक उनसे रुतबे में मान लीजिए छोटे हैं। तो टॉम बैरक जो है वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के लेबनान से निकल गए। हेलीकॉप्टर से उतरे थे एक बैरक में, बैरक जो मिलिट्री वाली होती है, नाम इनका भी बैरक है। वहाँ बड़ी सिक्योरिटी की गई थी, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्टर्स के हाथ में लेबनानी हिजबुल्लाह के कमांडर्स के फोटोज थे, और वो साउथ के इलाके हैं जहाँ पर टेंशन्स बढ़ गई है, बवाल बहुत हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसी टॉम बैरक ने कल एक प्रेस मीटिंग में ये कहा कि जो है एक रिपोर्टर से, एक लोकल लेबनानी रिपोर्टर से ये कहा कि तुम जानवरों जैसा बिहेव कर रहे हो, खामोश बैठ जाओ। तो लेबनान के लोगों ने ये कहा कि आप हम लोगों को, हम अरबियों को, हम लेबनानियों को जानवर कह रहे हैं। इसके बाद जोसेफ ऑन को माफ़ी मांगनी पड़ी, वहाँ के सदर को, और उसके बाद ये बवाल बढ़ गया कि अमेरिका का नज़रिया बड़ा तंग है मुसलमानों को और अरबों को लेकर, लेबनानियों को लेकर। तभी ये बवाल और प्रोटेस्ट हो रहा और इन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। अब तीसरी खबर देखिए जो द न्यू अरब में आई। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स थ्रेटन्स यमन विद प्लेग्स, वोज टू होल्ड सीरियन माउंटेन। अब सीरियन माउंटेन वाला जो पार्ट है हम उसे निकाल दे रहे हैं, वो हमारी इस स्टोरी का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम यमन को जो महामारी की धमकी दी है, महामारी की धमकी आप समझ रहे हो, कहा है कि तुम्हारे ऊपर प्लेग नाजिल होगा। अब इसका जो तर्जुमा है वो पूरी मैं आपको बता दूं, ये बाइबलिकल प्लेग, यानी बाइबल में जिन प्लेग्स का जिक्र है, और वो प्लेग कब आए थे? मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब मिस्र में फिरौन का राज था, तब जो वबा आई थी, वबा आसमान से कहर आए थे, ये उनका जिक्र है जिनका बाइबल में जिक्र है। यानी धर्म से जोड़ते हुए धमकी दी गई है यमन के हूथीस के कंट्रोल वाले इलाके के लोगों को। और इस खबर में द न्यू अरब में लिखा है कि इसराइल ने यमन के बच्चों को मारने की धमकी दी है। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने यमन में बच्चों तक धमकी पहुंचाने के लिए बाइबलिकल प्लेग्स का हवाला दिया, जो बाइबल में प्लेग्स का, महामारियों का जिक्र है, उसका हवाला दिया, और साथ ही वादा किया कि उनके फौजी सीरिया के माउंट हरमन पर टिके रहेंगे। खैर छोड़िए, सोमवार को रात को, और ये बुध में खबर मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये कल रात शाया हुई, लेट हो गई, बड़ी अहम है इसलिए पढ़ी। आज यमन की एक 27 अगस्त की भी खबर है, अभी देता हूँ। काट्स ने लिखा, आज हमने हूथी प्रेसिडेंशियल पैलेस तबाह कर दिया, हर मिसाइल के बदले हूथीस को कई गुना नुकसान भुगतना पड़ा। उसने धमकी जारी करते हुए कहा कि हूथीस पर अंधकार यानी अंधेरे और गम का हमने कहत
اکال اتار دیا اور مستقبل میں پہلا وارث بھی اس کی قیمت چکائے گا۔ یہ بائبل جیسا لائن ہے۔ پہلا وارث یعنی وہ ہوا تھا، اگر ان سٹوریز کو آپ پڑھیں بائبل کے نظریے سے تو کیا ہوا تھا؟ قحط، سوکھا پڑا، 3 دن تک اندھیرا رہا مصر میں۔ پھر ایک اور نازل ہوئی وبا کہ ہر پہلا بچہ خاندان کا مارا گیا اپنے آپ بیماریوں سے۔ تو یہ اسی کا ذکر ہے کہ ہم نے یمن کے اوپر اندھیرا کر دیا، مطلب اتنے بم مارے، اور جو ہے مستقبل میں ہر پہلا وارث بھی اس کی قیمت چکائے گا یمن کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان لفظوں میں انہوں نے سیدھے موسیٰ یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فراؤ یعنی کہ فرعون کی کہانی سے لیے گئے قحط کا یا وبا کا یا مہاماریوں کا حوالہ دیا۔ اس کہانی کے مطابق پلیگ آف ڈارکنیس نے مصر کو 3 دن کے لیے پوری طرح اندھیرے میں ڈبو دیا، اور فوراً بعد پلیگ آف فرسٹ بورن میں ہر مصری پہلے وارث کی موت ہو گئی تھی۔ یہ 10 اکالوں میں 10 مہاماریوں میں سب سے خطرناک تھا۔ کارڈز کی زبان سے صاف ہے، اس کے لفظوں سے صاف ہے، اشارہ ملتا ہے صاف کہ اسرائیل کے حملے یمن میں عام لوگوں اور بچوں تک پھیل سکتے ہیں۔ اخبار لکھ رہا ہے بالکل غزہ میں چل رہے بربر حملوں جیسے حالات پیدا کر سکتے ہیں اسرائیل کے حملے یمن میں۔ یہ بیان ایسے وقت آیا ہے جب اسرائیلی ہوائی حملوں نے یمن کی دارالحکومت صنعا میں بجلی کے پاور پلانٹ اور عام علاقوں کو نشانہ بنایا، بجلی گل ہو گئی، اندھیرا کر دیا، سمجھ رہے ہیں، اور کئی لوگوں کی جان چلی گئی۔ سمجھ تو بائبل سے جوڑ کر یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یمن کی آج کی خبر ہے، یمن کے ہوتھیز نے آج پھر اسرائیل پر ایک حملہ کیا، اور المسیرہ جو ان کا میڈیا ہاؤس ہے، انہوں نے 27 اگست کی شام کو لکھا کہ یمن کی میسائل نے ٹیمپرری ہالٹ تو لا دیا لود ایئرپورٹ پر، یعنی کہ بین گورین ایئرپورٹ پر فلائٹس تھم گئیں، مسافر تھم گئے، لوگ چھپ گئے اور کچھ نہیں ہو سکا۔ بس آپ کو کیا کہوں میں، غزہ سے ایک تصویر ہے، ایک دیوار ہے جس پر لکھا ہے یور سائلنس از دا بگیسٹ کرائم۔ غزہ، آپ کی خاموشی سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم۔ اس تصویر کے بعد کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں بچتا، اس لیے میں بس اس ویڈیو کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہنے کی کوشش کیجیے، اور دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے، چاہے وہ کسی مسلک کسی مذہب کے، ان سب کے لیے دعا کیجیے کہ ان کی زندگی میں سلامتی اور خوشحالی آئے۔